साहित्य सिर्फ शब्दों का मेल नहीं, बल्कि उन जज्बातों की तस्वीर है जो हम अक्सर कह नहीं पाते। नमस्कार, आप सुन रहे हैं कहानी गोल्ड। आइए दोस्तों, सुनते हैं डॉक्टर गीता शर्मा जी की लिखी कहानी उड़ता पहाड़ और तारों भरी रात। दोस्तों, डॉक्टर गीता शर्मा जी हिंदी साहित्य की एक प्रतिष्ठित लेखिका, कवित्री और प्राध्यापक हैं, जिन्होंने दिव्यांगता विमर्श पर केंद्रित गंभीर और संवेदनशील साहित्य रचा है। उनका लेखन दिव्यांग समाज के प्रति केवल सहानुभूति नहीं दिखाता, बल्कि उनके आत्मसम्मान, संघर्ष और समाज में उनके अधिकारों को प्रमुखता से रेखांकित करता है। उन्होंने दिव्यांगता को केंद्र में रखकर कविता संग्रहों और कहानी संग्रहों का संपादन तथा स्वतंत्र लेखन किया है। उनके साहित्य में यह संदेश साफ मिलता है कि शारीरिक रूप से अक्षम होने के बावजूद व्यक्ति की मानसिक दृढ़ता और भावनाएं किसी भी सामान्य व्यक्ति से कम नहीं होती हैं। तो आइए आनंद लेते हैं कहानी का। कॉलेज में बहुत गहमा गहमी चल रही है। पूरे कॉलेज को बहुत सुंदर ढंग से सजाया जा रहा है। गेट से लेकर हॉल तक सुंदर रंगोली बनाई गई है। पूरा स्टाफ मानो हाई अलर्ट पर है, और हो भी क्यों ना। इस बार कॉलेज के कार्यक्रम में चीफ गेस्ट इसरो के वरिष्ठ वैज्ञानिक जो हैं, उनके डिजाइन किए गए अंतरिक्ष यान के लिए उन्हें इस वर्ष पद्म विभूषण सम्मान मिला है। चूंकि वार्षिकोत्सव समारोह का आज समापन है, तो वे पुरस्कार वितरण करने आ रहे हैं। स्टेज पर मेडल्स और ट्रॉफीज करीने से सजा दी गई हैं। सभी टीचर्स और स्टूडेंट्स हॉल में आ चुके हैं। प्रिंसिपल मैडम और एनसीसी कैंडिडेट्स मुख्य अतिथि को स्टेज तक लेकर आते हैं। स्वागत समारोह की सभी औपचारिकताएं पूरी हो जाने के बाद पुस्तक वितरण चल रहा है। वे एक एक कर सभी विजेताओं को मेडल और ट्रॉफी के साथ बधाइयां भी दे रहे हैं। उनका आकर्षक और शालीन व्यक्तित्व कार्यक्रम में चार चांद लगा रहा है। हम सभी उनके उद्बोधन सुनने के इच्छुक हैं, क्योंकि वो बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। उनके उद्बोधन से पूर्व एक शॉर्ट फिल्म दिखाई जा रही है, जिसमें इसरो में उनके सफर को फिल्माया गया है। फिल्म का अंत उनकी टीम द्वारा निर्मित अंतरिक्ष यान को दिखाने से होती है, जिसकी आजकल बहुत चर्चा है। विभावरी यानी तारों भरी रात। इस नाम ने ऑडियंस में उत्सुकता जगा दी। वे अपना उद्बोधन शुरू करते हुए बोले, मैं आपको कोई भाषण देने नहीं, वरन आपसे बात करने आया हूं। उन्होंने अपना भाषण उन छात्रों को संबोधित करते शुरू किया जो आज कोई भी पुरस्कार नहीं जीत पाए हैं और निराश है। इस असामान्य संबोधन से हतप्रभ सभी उन्हें देख रहे हैं। उन्होंने अपना वक्तव्य देते हुए कहा, कई बार जब हम हार जाते हैं या वह हासिल नहीं कर पाते जो हम चाहते हैं, तो निराश और डिप्रेस हो जाते हैं। अपनी असफलता को अवसरों का अंत मान लेते हैं। लेकिन यदि किसी का सही मार्गदर्शन मिल जाए, तो कितनी भी विपरीत परिस्थितियां क्यों न हो, बदल जाती हैं। प्रेम का एक स्पर्श आपके जीवन के पतझड़ में एक नए बसंत का अनुराग भर देता है। मैं आपसे आज इसी विषय यानी हैंड होल्डिंग पर बातें करूंगा। चलिए, आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। कहानी है एक पहाड़ की, जो एक चिड़िया से प्यार कर बैठा। क्या आप सोचेंगे ये कैसी कहानी है? तो सुनिए। हालांकि कहानी बहुत पुरानी है। रेगिस्तानी इलाके में एक पहाड़ था, बिल्कुल पथरीला और सूना।
एक पेड़ तक नहीं था उसके आसपास। नीचे तलहटी में दूर दूर तक पसरा सूखा रेत का समंदर और ऊपर आसमान में सूखे सूखे बादल। इस रुखाई ने उसे और अधिक कठोर बना दिया था, इतना कठोर कि एक घास का तिनका भी नहीं उगता था उसकी सतह पर। वह बस आसमान ताकता रहता, क्योंकि उस वीराने में उसके पास कुछ और था भी नहीं। कभी कभी कोई बूंद हवा के साथ बहकर उसके सपाट ढलान पर आ गिरती तो वह उस स्पर्श को महसूस कर खुश हो लेता। कभी हवा से बातें करने की कोशिश करता तो कभी चांद तारों से, पर उसे पता था कि वह नितांत अकेला है। एक दिन एक नन्ही चिड़िया उड़ती हुई वहां आ पहुंची। शायद रास्ता भटक गई थी। मीलों दूर तक फैले इस रेगिस्तान में उड़ते उड़ते थककर उस पहाड़ पर आकर बैठ गई और सुस्ताने लगी। उसने अपने नर्म नर्म पंख फैलाए तो पहाड़ को अपनी सख्त परत पर एक कोमल स्पर्श महसूस हुआ। ये एहसास बिल्कुल नया था और अद्भुत भी। उसने अचरज करते हुए धीमी आवाज में पूछा, कौन हो तुम और तुम्हारा क्या नाम है? चिड़िया थोड़ी सहमी और फिर अपने पंख संवारते हुए बोली, मैं एक चिड़िया हूं और मेरा नाम है उम्मीद। तुम कहाँ रहती हो उम्मीद? मैं एक फूलों वाले देश में रहती हूं। फूलों वाले देश में? वह कैसा होता है? क्या वह भी तुम्हारी तरह सुंदर है? हाँ। अरे वाह, तुम तो बहुत प्यारी हो। तुम्हारे पंख भी कितने सजीले और मुलायम हैं। क्या तुम यहाँ रुक सकती हो मेरे पास? इस प्रस्ताव से चिड़िया थोड़ी घबराकर बोली, नहीं, मैं यहाँ नहीं रुक सकती, क्योंकि यहाँ न तो दाना पानी है और ना ही कोई पेड़। मैं यहाँ रही तो मर जाऊंगी। पहाड़ उदास हो गया, लेकिन समझ गया कि चिड़िया ठीक कह रही है। फिर भी उसने कहा, प्यारी चिड़िया, तुम यहाँ रुक जाओ, क्योंकि मैं बहुत अकेला हूं। यहाँ कोई नहीं है जिससे मैं बात कर सकूं। न जाने कितनी सदियों से मैं यूं ही खड़ा हूं, अकेला और गुमसुम। पर आज तुमसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। चिड़िया बोली, मैं तुम्हारा दुख समझ सकती हूं, पर यहाँ रुक नहीं सकती। पर तुमसे एक वादा करती हूं कि मैं हर साल तुमसे मिलने जरूर आऊंगी और तुम्हें अपना मीठा गाना भी सुनाया करूंगी। यह कहकर चिड़िया गाने लगी और पहाड़ उसकी मिठास को जैसे अपने अंदर सोखने लगा। शाम हो चली तो चिड़िया ने पहाड़ से अलविदा कहा और अपने देश को उड़ गया। उसके जाने से पहाड़ का चट्टानी हृदय भी टूट गया और वहां से आंसुओं का निर्मल झरना बहने लगा। चिड़िया के जाने के बाद उदास पेड़ सोचता रहा कि पता नहीं चिड़िया कभी आएगी भी या नहीं। चिड़िया ने बोला है कि जब बसंत आएगा तब आएगी, पर उसे तो पता ही नहीं बसंत कब आएगा, और ये भी नहीं पता कि कैसा होता है बसंत। उसे हर पल चिड़िया के लौट आने की प्रतीक्षा रहती। फिर वह दिन भी आ पहुंचा जब पहाड़ को चिड़िया का मीठा गाना सुनाई दिया। इसका मतलब अपने वादे के अनुसार चिड़िया उससे मिलने आई है। पहाड़ खुश तो था, पर यह सोचकर रोने लगा कि कुछ समय बाद चिड़िया उसे छोड़कर फिर अपने देश चली जाएगी। चिड़िया पहाड़ के ऊपर उड़ने लगी तो उसने देखा कि अब वहां एक झरना बहने लगा है। उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उसने अपने सुंदर पंखों से उसकी पाषाण देह को छुआ और गाना गाने लगी। यह स्पर्श पहाड़ के लिए किसी सुखद अनुभव सा था, पर यह खुशी चंद लम्हों की थी। शाम होते ही चिड़िया ने उससे फिर मिलने के वादे के साथ विदा ली और अपने देश उड़ गई। चिड़िया जान चुकी थी कि पहाड़ उसके प्रेम में है
पर वह उजाड़ वीराने में रुक भी तो नहीं सकती थी। अगले बरस जब चिड़िया आई तो इस बार अपनी चोंच में बीज छिपा कर ले आई थी और चुपके से झरने के पास एक झीरी में दबा दिए। फिर पहाड़ के साथ पूरा दिन बतियाने के बाद लौट गई। इसके बाद वह जब भी पहाड़ से मिलने आती अपनी चोंच में बीज छिपा कर ले आती। ये सिलसिला चलता रहा। झरने की नमी से बीज पनप उठे और पहाड़ अपने नए साथी के आतिथ्य में सारी उर्वरकता से पोषण और स्नेह देने में लगा रहा। अब पहाड़ बंजर और वीरान नहीं रहा। फूलों और पत्तों ने पहाड़ को सुंदर बना दिया था, हरा भरा। अब हवा चली तो पेड़ों पर ठहरती और फूल पत्तियों से खूब बतियाती। पहाड़ अब खुश रहने लगा, पर उसे अपनी चिड़िया से मिलने की उत्कंठा हमेशा रहती। चिड़िया भी पहाड़ से मिलने आती क्योंकि वह उसकी परवाह करता था और प्रेम भी। वह भी पहाड़ से प्रेम करने लगी थी। तो इस बार जब चिड़िया आई तो अपनी चोंच में एक टहनी दबाकर लाई और उसके एक पेड़ की डाल पर अपना घोंसला बनाना शुरू कर दिया। अब पहाड़ पर भी बसंत छाने लगा था, क्योंकि अब से वह यहीं रहेगी अपने पहाड़ के साथ, हमेशा हमेशा के लिए। कहानी समाप्त होते ही मंत्रमुग्ध हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। तालियों की आवाज मध्यम होते ही वक्तव्य जारी रखते हुए उन्होंने कहा, आपने अभी पहाड़ की बात सुनी है, क्या आप उस चिड़िया की कहानी नहीं सुनना चाहेंगे? सभी ने जोर से चिल्लाते हुए अपनी सामूहिक सहमति दी तो उन्होंने एक डायरी निकाली और उसको खोलते हुए बोले, तो ये जो चिड़िया है उसका नाम है विभावरी। वैसे आपको पता होगा विभावरी का अर्थ होता है तारों भरी रात। तो सुनिए विभावरी की कहानी, उसी की जुबानी। बात उन दिनों की है जब मैं अपने डिग्री कोर्स के अंतिम वर्ष में थी। हम सब दोस्त कॉलेज एजुकेशन टूर को लेकर बहुत उत्साहित थे। तय तिथि को हम सभी दोस्त बस में सवार होकर चल दिए। इस बार किला घूमने का टूर प्लान किया गया था। दोस्तों का साथ मस्ती भरा दिन और सुहाना मौसम इसे और खुशगवार बना रहे थे। कभी गाने तो कभी चुटकुले और हंसी से बस गूंज उठती। हम सभी मस्ती के मूड में थे। तभी बस खराब हो गई और सबका मूड अपसेट। बस सुधरने में तो काफी समय लगेगा, तो क्या किया जाए? एक दोस्त ने कहा, जब तक बस ठीक होती है चलो इसी पहाड़ी पर चलते हैं। चलो चलो का शोर होने लगा। सभी ट्रैकिंग करते हुए सामने वाली पहाड़ी पर पहुंच गए और इधर उधर मस्ती करने लगे। तभी मेरी नजर वहां लगे एक साइन बोर्ड पर गई। अरे ये क्या है? नवजीवन रिहेव सेंटर। चलो अंदर चलकर देखते हैं, मैंने कहा। हालांकि ज्यादातर लोग तो अंदर जाना ही नहीं चाहते थे, पर मैं अपनी सहेलियों के साथ सेंटर के अंदर आ गई। उस सेंटर में कई लोग थे जो किसी न किसी मानसिक तनाव और बीमारी से पीड़ित थे। अंदर के दारुण दृश्य से घबराकर ज्यादातर लोग तो उल्टे पांव लौट आए, पर उनकी स्थिति देखकर मेरा मन हृदय द्रवित हो उठा। मेरे मन में उनके बारे में जानने की व्यग्रता बढ़ गई। हमारे पूछने पर वहां के केयर टेकर हमें अपने सेंटर और रोगियों के बारे में बताने लगे। उसी समय एक कमरे से जोर जोर से रोने की आवाज आने लगी। देखो क्या हुआ अभी को, केयर टेकर बोले। क्यों चिल्ला रहा है? अटेंडेंट दौड़कर गया तो उसने बताया कि किसी ने उसका हवाई जहाज ले लिया है। केयर टेकर चलते चलते बताने लगे कि उस कमरे में अभिजीत नाम का एक लड़का रहता है जो एक एक्यूट डिप्रेशन में है। वह ना तो किसी से बात करता है, ना ही कभी अपने कमरे से बाहर निकलता है, बस अपने प्लेन से खेलता रहता है। यदि कोई उसका प्लेन ले ले तो हिंसक हो जाता है। मैं भी उनके साथ कमरे तक आ गई। उलझे बाल और बेतरतीब ढंग से पहने गंदे कपड़े के पीछे छिपा हुआ एक नौजवान अपनी बढ़ी हुई दाढ़ी में बैठा रो रहा था।
उसका चेहरा ऐसे जैसे मीलों फैले रेगिस्तान में मौन साधे नितांत अकेला पहाड़ खड़ा हो। उसकी बड़ी बड़ी निर्विकार प्रतिक्रिया, विहीन आंखों में रेगिस्तान सा उजाड़ सूनापन पसरा हुआ था। एक मायूसी उसके इर्द गिर्द, कहीं कुछ उगने की संभावना न हो, ऐसी गहरी निराशा ने उसे घेर रखा था। सर ने उसे आवाज दी तो उसने दरवाजे की ओर देखा। सर के साथ मैं भी थोड़ा आगे बढ़ी तो वो कुछ असहज हो गया, पर मैंने प्यार से पूछा, क्या हुआ अभी, मुझे बताओ, तुम नाराज हो? अच्छा, किसी ने तुम्हारा प्लेन ले लिया है? कोई बात नहीं, मैं जब अगली बार आऊंगी तो तुम्हारे लिए उड़ने वाला प्लेन लेकर आऊंगी। पता नहीं किस भावावेश में उससे ये सब बोल गई। उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि सर ने आकर मेरे हाथ को उसकी पकड़ से छुड़वाया। मेरा हाथ लाल पड़ चुका था, वो दर्द करने लगा, पर फिर भी मैंने कहा, कोई बात नहीं अभी, चलो इस बार ठीक से हैंडशेक करना, चलो हाई फाइव दो पहले। उसने अपने दोनों हाथों से मेरे दोनों हाथों को ताली बजाकर हाई फाइव दिया। अरे वाह, बहुत अच्छा। सर के आश्चर्य का तो ठिकाना ही नहीं था। इतने दिनों में पहली बार उसने किसी की बात मानी थी। तभी एक दोस्त बुलाने आ गया तो मैं उसे बाय करके चली आई। बाय बाय अभी, बाय नहीं बोलोगे? पर वह बुत बना बैठा रहा। मैं लौट तो आई, पर मेरा मन उसकी आंखों के शून्य में ही अटक कर रह गया। पता नहीं क्यों लौटती बस के शोर से मुझे खीज हो रही थी। मेरे सब दोस्त मस्ती कर रहे थे और मैं चुपचाप अपनी सीट पर बैठकर अभी के बारे में सोच रही थी। घर पहुंचकर भी एक बेचैनी रही। मैंने माँ को बताया तो वह भी दुखी होकर कहने लगी, बेचारा लड़का, पता नहीं कैसे इन हालातों में पहुंच गया। उसके घर वालों पर क्या बीत रही होगी। मैंने सोच लिया कि मैं अभी से मिलने फिर जाऊंगी, उसे प्लेन देने का वादा जो करके आई थी। मुझे रविवार का इंतजार था ताकि सेंटर जा सकूं। रविवार को सुबह सुबह ही मैं अभी से मिलने निकल पड़ी। सेंटर पहुंचकर मैं सीधे अभी के रूम में चली आई। गुड मॉर्निंग अभी, देखो मैं क्या लाई हूं आपके लिए, उड़ने वाला हवाई जहाज। मैंने प्रॉमिस किया था ना आपसे, ये लो अपना जहाज। उसके सिर पर हाथ फेरते हुए मैंने कहा। उसने पैकेट की ओर देखा और मुझसे लिपट गया। अरे क्या हुआ, अभी बताओ तो। उसका यूं लिपटना जैसे एक लंबे अंतराल के बाद अपने किसी बिछड़े प्रियजन से मिला हो। मैंने उसकी पीठ थपथपाते हुए उसे उसकी कुर्सी पर बैठा दिया और पूछा, मुझसे दोस्ती करोगे अभी? उसने अपना सिर हिला दिया और फिर पैकेट खोलकर जहाज बाहर निकाल लिया। पता है अभी, ये उड़ता भी है। चलो आज बाहर चलकर जहाज उड़ाते हैं। मैं उसका हाथ पकड़कर उसे कमरे से बाहर ले आई। इतने महीनों में शायद पहली बार अपने कमरे से बाहर आया है। खिली धूप की चमक से उसकी आंखें चौधियाने लगी तो उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अंदर जाने लगा। पर जैसे ही मैंने रिमोट से जहाज उड़ाया तो वह जोर जोर से ताली बजाकर हंसने लगा। उसे रिमोट देते हुए मैंने कहा, ये लो अभी, अब उड़ाओ अपना हवाई जहाज। उसने मेरे हाथ से रिमोट ले लिया और जहाज उड़ाने लगा। देखो जहाज उड़ गया, उड़ गया, मेरा उड़ गया जहाज। सब लोग उसकी आवाज सुनकर चौंक गए। उसका बोलना किसी चमत्कार से कम नहीं था। इतने दिनों के बाद आज पहली बार अपने कमरे से बाहर आया है। कई घंटों तक वह जहाज के साथ व्यस्त रहा और मैं उसके ऑब्सेशन के पीछे का कारण जानने में, पर कोई कुछ ज्यादा बताने को तैयार नहीं था। क्या इसके परिजन इससे मिलने नहीं आते हैं? मैंने अटेंडेंट से पूछा। दूसरे शहर में रहने वाली इसकी बहन आती हैं कभी कभी, उससे भी बात नहीं करता तो बैठकर चली जाती हैं बेचारी। उसने कुछ तो बताया होगा। इस बार मैंने केयर टेकर से पूछा तो वे बोले,
अभी को यहाँ एडमिट करवाते समय इसकी बहन ने बताया था, एक एक्सीडेंट में उसके माता पिता की मृत्यु हो गई है। अभी की जान भी बहुत मुश्किल से ही बच पाई। लंबे समय तक अस्पताल में रहने के कारण वह निराशा के गर्त में चला गया है। घर आने के बाद तो इसने बात करना भी बंद कर दिया। न तो दवाई खाता और न ही किसी से मिलता, बस अपने कमरे में बंद रहता। एक बार तो उसने आत्महत्या करने की कोशिश भी की। वह इसे किसी मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट नहीं करवाना चाहती, क्योंकि वह पागल नहीं है, इसलिए वह उसे यहाँ लेकर आई है। और भी तो कुछ बताया होगा उसके जहाज से गहरे लगाव के बारे में, मैंने पूछा। अपने दिमाग पर जोर डालते हुए बोले, हाँ याद आया। उसने यह भी बताया था कि अभी बचपन से बहुत होनहार था और उसका एक ही सपना था, पायलट बनने का। सोते जागते बस यही सपना जीता था, पर दुर्घटना के बाद उसके एयरफोर्स में जाने की संभावना खत्म हो गई। अपना सपना टूटने का उसे इतना गहरा सदमा लगा कि वह अवसाद के अंधकार में डूब गया और धीरे धीरे इस स्थिति में पहुंच गया। उसे लगता है जैसे सब कुछ समाप्त हो गया है, उसकी जिंदगी में कुछ नहीं बचा। हालांकि उसने एयरोनॉटिक्स से बीटेक किया है। सबने समझाया पर कोई फायदा नहीं हुआ। वह कहीं जाना ही नहीं चाहता। उसे लगता है जैसे उसकी पीठ पर एक पहाड़ रखा है, इससे ज्यादा किसी को कुछ नहीं पता। वे बता ही रहे थे कि डॉक्टर साहब के आने की सूचना मिलते ही वहां से चले गए। मैं राउंड पर आए उसके डॉक्टर से भी मिली ताकि कुछ और पता चल सके, पर वे भी मानो अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। बोले, देखिए हम तो अपना काम कर रहे हैं, दवाइयां तो दे रहे हैं, पर इस सदमे से उबर पाने में समय तो लगेगा। मुझे कोई सूत्र हाथ नहीं लग रहा था कि मैं कहाँ से शुरू करूं, कैसे मदद करूं अभी की। मैं भी कहाँ हार मानने वाली थी। मैं डॉक्टर तो नहीं हूं, पर इतना जानती हूं कि प्यार, अपनापन और सकारात्मक सोच से स्थितियां बदली जा सकती हैं। अपनी अगली विजिट में मैंने अटेंडेंट को बुलाकर अभी को तैयार करने को कहा, तो वह उल्टा बोल पड़ा, मैडम इस पचड़े में मत पड़िए, इसे तैयार करना बहुत मुश्किल है, ये हिलना ही नहीं चाहता अपनी जगह से। लेकिन मेरे जिद करने पर वह काम करने को तैयार हो गया। फिर मैंने अभी को प्यार से समझाते हुए कहा, अभी जल्दी से रेडी हो जाओ, हम दोनों फिर से हवाई जहाज उड़ाएंगे और अच्छा अच्छा खाना खाएंगे। चलो उठो, अभी पहले शेव बनवा लो। वह किसी आज्ञाकारी स्टूडेंट जैसा तैयार हो गया। अटेंडेंट उसे नहला धुलाकर ले आया। मैंने उसकी अलमारी से उसके लिए कपड़े निकाल दिए थे। जब वह अपने कमरे से बाहर आया तो एक बार की पहचान में ही नहीं आया। ओ माय गॉड, कितने स्मार्ट लग रहे हो तुम, एकदम हैंडसम हीरो, मैंने उसे देखते ही कहा। सेंटर पर हर कोई अभी के इस रूप परिवर्तन को देखकर आश्चर्य में था। उस दिन हमने खूब मस्ती की। एक अच्छा दिन बिताकर मैं लौटने लगी तो अभी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। वह मुझे छोड़ने को तैयार नहीं था, लेकिन मैंने फिर से आने का वादा किया तो वह मान गया। मैं जब भी उससे मिलने जाती तो वह खुश हो जाता, पर जब आने लगती तो वह रोने लगता। मेरा मन भी बहुत व्यथित हो जाता, पर मैं वहां रह भी तो नहीं सकती। वह बोलने तो लगा, पर अभी भी अपने विचार और भावनाएं व्यक्त करने में झिझकता। इस बार जब मैं उससे मिलने आई तो अपने साथ कॉपी, पेन और ढेर सारे कलर्स लेकर आई और उसे कुछ लिखने को प्रेरित करती रही। तुम्हारे मन में जो आए उसे लिखने की कोशिश करोगे अभी? कोई कविता, कोई कहानी या कोई सपना, कोई स्मृति लेख। मुझे पत्र लिखोगे अभी? जरूर लिखना, प्रॉमिस करो कि तुम लिखोगे। अगली बार जब आऊं तो मुझे देना। उसने कुछ नहीं कहा, बस अपनी पलकें झुका दी और फिर अपने कमरे में चला गया और कॉपी में कुछ लिखने लगा। मैं चुपचाप वहां से चली आई। मुझसे उसका रोना देखा नहीं जाता। एक अंतराल के बाद इस बार जब सेंटर पहुंची तो वह अपनी कॉपी लेकर बैठा था। मुझे दिखाओ अभी क्या लिखा है।
उसने कॉपी छुपा ली, पर मेरा झूठा गुस्सा दिखाने पर मुझे दे दी। उसमें एक कविता लिखी थी, कृष्ण विवर। जब छलती हैं उम्मीदें, जब टूटते हैं सपने, जब ठगते हैं अपने, जब बिखरता है विश्वास, तब कोई नहीं होता है आस पास सिवाय दर्दनाक अवसाद के। जब छा जाता है निराशा का कोहरा, तब घोटो उदासीनता और मृत्यु तुल्य सन्नाटा। जब कोई अपना नहीं होता है आसपास सिवाय डरावने एकांत के, तब अनायास लील जाने को सारा अस्तित्व गुरुत्व ताकत से अपने अंदर खींच लेता है कोई कृष्ण विवर। अरे वाह, बहुत सुंदर लिखा है। तुमने लिखी है ये कविता? क्या बात है, पर मुझे लगता है कुछ अधूरी सी है ये कविता। अब मेरी और अभी की बातें भी होने लगी थीं। मैंने उसकी अधूरी कविता को पूरा करते हुए कुछ लाइंस जोड़ दी। पर प्रेम का गुरुत्वाकर्षण इन सब से अधिक होता है, जिसमें समा जाते हैं न जाने ऐसे कितने विवर। सुनो, हृदय से बड़ा कोई कृष्ण विवर नहीं है पूरे ब्रह्मांड में, जिसमें समाये होते हैं कई दर्द अवसाद, सूना एकांत अंधकार, और रहता है प्रेम जो तुम्हें निगलता नहीं, मुक्ति देता है। अब देखो अभी, मैंने उसे उसकी कॉपी लौटाते हुए कहा। जब उसने पूरी कविता पढ़ी तो मेरा हाथ चूम लिया। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास लौटने लगा है। मुझे ये देखकर बहुत सुकून मिलता कि वह मेरी बातें सुनने और अपनी बातें बताने लगा है। एक दिन मैं उसे लेकर सेंटर से बाहर निकालकर पहाड़ पर ले गई। मैंने सोचा कि बाहर निकलने से शायद उसके मन का गुबार बाहर आ जाए। मेरा अंदाजा ठीक निकला। अभी मेरा हाथ पकड़कर बैठ गया और बताने लगा, मैंने तुम्हारा नाम परी रख दिया है, विभावरी परी। क्यों? क्योंकि तुम सब कुछ कर सकती हो जादू से। वो कैसे? मैंने पूछा तो वो बोला, पहले मुझे लगता था जैसे मुझे किसी ने हाथ पैर बांधकर किसी कुएं में फेंक दिया है और मैं जिस कुएं में हूं उससे कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगा। पर तुम्हारे विश्वास का हाथ पकड़कर मैं अपनी रस्सी खोलकर बाहर आ गया। फिर कुछ सोचते हुए बोला, पता है विभावरी, नहीं सॉरी, तुम्हें पता है परी, पहले मुझे लगता था कि मेरी पीठ पर एक पहाड़ रखा है, पर अब जब तुम्हारे साथ होता हूं तो लगता है जैसे पहाड़ रुई का हो गया है, नर्म, मुलायम और चमकदार, चिड़िया के पंखों जैसा। मेरा हाथ पकड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद परी। वह और भी तमाम बातें बताता रहा। बातें करते करते शाम हो चली तो मैं उससे विदा लेकर लौट आई। मैं खुश थी कि अब अभी सामान्य जिंदगी में लौट रहा है। और फिर वह दिन भी आ गया जब उसे सेंटर से डिस्चार्ज किया जाना है। अभी की बहन आई है उसे ले जाने, पर अभी की नजरें तो अपनी परी को ढूंढ रही हैं। उसने केयर टेकर से पूछा, विभावरी नहीं आई क्या आज? उसे तो पता था कि मैं यहां से जाने वाला हूं, फिर भी। केयर टेकर ने उसे एक लिफाफा देते हुए कहा, ये लो, अभी विभावरी ने दिया है और कहा है कि तुम्हारी डिस्चार्ज के समय मैं तुम्हें दूं। अभी ने लिफाफा खोला तो उसमें एक पत्र था। मेरे प्रिय अभी, मैं आज बहुत खुश हूं तुम्हारे लिए, इतनी खुश कि शब्दों में नहीं बता सकती। तुम फिर से आशा और उमंगों भरी दुनिया में कदम रखने जा रहे हो, पर मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी बैसाखी लेकर यहां से निकलो। मैं चाहती हूं कि तुम अपने आत्मविश्वास और आत्मसम्मान से सिर उठाकर यहां से निकलो। तुम्हें आत्मनिर्भर होना होगा और मजबूत भी, एक पहाड़ के जैसे, ताकि कोई भी असफलता तुम्हें डिगा न पाए। एक पहाड़ जो उम्मीदों और लक्ष्यों से बना हो, पर पीठ पर बोझ ना हो। तुम एक मिसाल हो और दूसरों के लिए उम्मीद की किरण। कभी मत भूलना अभी कि रात आती है तो अंधकार होता है, पर हमें तारों का सौंदर्य देखने का अवसर भी तो रात में ही मिलता है।
एक बार तुमने पूछा था कि तुम्हारी इतनी बुरी हालत के बावजूद मुझे कैसे भरोसा हुआ कि तुम कभी ठीक हो सकते हो। मैं यह तो नहीं जानती, पर मेरा विश्वास है पतझड़ में सूखा हुआ पेड़ देखकर यदि हम मुंह मोड़ लेंगे तो हम उस पेड़ का बसंत कभी नहीं देख पाएंगे। मैंने तुम्हारा पतझड़ के बाद आने वाला बसंत देख लिया है और मैं चाहती हूं कि कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना हो, तुम आने वाले बसंत की आशा कभी नहीं छोड़ोगे। अपने लिए तुम स्वयं परी बनोगे। मैं तुम्हारे साथ थी और हमेशा रहूंगी। तुम्हें जब भी मेरी जरूरत हो मुझसे मिल सकते हो। मैं अपना पता और फोन नंबर दे रही हूं। अपनी उन्नति के बारे में जानकारी देते रहोगे, ऐसी आशा रखती हूं। कुछ सपने इसलिए टूटते हैं कि उनकी जगह नए सपने बो सके। तुम नित नई ऊंचाइयां छुओ, नए सपने देखो और उन्हें पूरा करो। अभी तुम्हें आसमान नहीं अंतरिक्ष छूना है। याद रखना, जीवन जीने से सुंदर कोई और सफलता हो ही नहीं सकती। अपना ध्यान रखना और खूब खुश रहना। तुम्हारी विभावरी। पत्र पढ़ते पढ़ते वे बहुत भावुक हो गए और बोले। अंततः चिड़िया का विश्वास जीत गया और वह पहाड़ उस चिड़िया के दिखाए आसमान में उड़ने लगा। वे कुछ देर के लिए रुक गए। उनका गला रुंध गया था। उनकी बातें सुनकर सभी श्रोता अपनी सीट से खड़े होकर तालियां बजाने लगे और कुछ तो रोने लगे। तभी उन्होंने अपना वक्तव्य समाप्त करते हुए कहा, विभावरी के कहने पर ही अभी ने इसरो में वैज्ञानिक के पद के लिए आवेदन किया और उसका चयन भी हो गया और आज उसके बनाए रॉकेट अंतरिक्ष में उड़ते हैं। वह शुष्क पहाड़ अभिजीत है जो आज आपके समक्ष खड़ा है। अब पहाड़ के साथ विभावरी का विश्वास भी उड़ान भरेगा। तारों भरे आसमान में टूटे सपनों की जगह नए सपनों के उगाने के विश्वास की जीत है मेरा ये प्रोजेक्ट। उड़ता हुआ पहाड़ और तारों भरी रात। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर गीता शर्मा जी की लिखी कहानी उड़ता पहाड़ और तारों भरी रात। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कहानी आपको पसंद आई होगी। साहित्य के इसी कोने में फिर मिलेंगे एक नए किस्से के साथ। अभी के लिए बस इतना ही।